अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो नवाज़ शरीफ इस वक्त तमाम तर उम्मीदें ताकतवरों से लगाए बैठे हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आई है जो लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ पर बिजलियां गिराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि नवाज़ शरीफ के फैसले पर कांटा लगा दिया गया है। और आसिम डॉक्ट्राइन, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर मईशत बहाली के इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत बहुत कुछ हो रहा है, आसिम डॉक्ट्राइन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मज़ीद वाज़े होती जा रही हैं और उसमें एक बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज कम्युनिकेट हो चुका है। अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है? एक जानिब आप देखें कि जिस तरह से मुल्क के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, डॉलर की स्मगलिंग है, चीनी की चोरी है, बिजली की चोरी है, ये कुछ बड़े चीदा मसाइल हैं, बड़े सादा भी हैं लेकिन बहुत पेचीदा भी हैं। लेकिन इस सब के अंदर नवाज़ शरीफ को जो धचका पहुंचा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ इमरान खान के नाम पर लगा कांटा यूं लग रहा है कि वो मिट रहा है। इमरान खान को माइनस करने का मंसूबा अब यूं लग रहा है कि उसमें लचक आ चुकी है और कैदी नंबर 804 के लिए ग्रीन सिग्नल है पहला। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया दौर शुरू होने वाला है? इस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को और अपॉर्चुनिटीज़ को भी पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए, और थ्रेट्स को भी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि रियलिस्टिक अप्रोच आपके सामने रखूं। मुस्बत खबर भी आए लेकिन इसके साथ साथ हम ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखें, सबकी मौजूदा स्टैंडिंग को भी देखें कि कौन कहां पर खड़ा है और कौन कितने पानी में है और किसका क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से मैं आपको पिछले दिनों बताता रहा कि साबिक़ा हुकूमत, उसमें जो एक सियासी जमातों का टोला था, उनका ताकतवरों के साथ फड्डा हो भी गया, तो इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान के लिए आसानियां हैं। वो एक सेपरेट केस होगा, ये एक सेपरेट केस होगा। अब दोनों चीज़ों को केस टू केस मैनेज किया जाएगा, अलग अलग केसेस समझ के। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। नाज़रीन इकराम, नवाज़ शरीफ का जो फैसला रिवर्स हुआ है उस पर आने से पहले आप ज़रा एक दफ़ा मंजरनामा समझ लें, फील्डिंग समझ लें कि किसकी फील्डिंग कहाँ पर लगी हुई है, कौन कहाँ पे खड़ा है और किस मकसद के लिए खड़ा है। और हम बड़ा अनबायस्ड हो के एक दफ़ा सब की पोजीशन जहाँ जहाँ पर वो खड़ा है उसे एनालाइज कर लेते हैं फॉर द ग्रेटर गुड। पहले ज़रा सियासी जमातों को समझ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो अपनी जगह पर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से भी और ताकतवरों के साथ जो पीटीआई के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब से भी ख़राब तर हैं उसके हवाले से भी। ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ से कुछ कोशिशें की गई कि मामलात दुरुस्त किए जाएँ, ताकतवरों के साथ और मुक़्तदर हलकों के साथ गुफ्तगू को कम अज़ कम शुरू किया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान ने भी ये पैगाम भेजा कि वो ताकतवरों समेत इदारों, तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अपनी रिहाई के लिए नहीं, मुल्क की खातिर और मुल्क की तरक्की की खातिर, मुल्क की मफाद की खातिर। नून लीग इस वक्त कहाँ पर खड़ी है? नून लीग इस वक्त अपनी तरफ से तमाम तर उम्मीदें ताकतवरों से लगाए बैठी है और उन्हें लग रहा है कि हम ही वाहिद ऑप्शन है और हमारे अलावा ताकतवरों का और कोई गुजारा नहीं है। ज़ाहिर है नून लीग के अंदर एक नवाज़ ग्रुप, एक शहबाज ग्रुप है और शहबाज ग्रुप के हवाले से नवाज़ ग्रुप में ये तासुर पाया जाता है कि अब वो इस तरह के हालात बनाएंगे। ज़ुबान से कहते रहेंगे कि नवाज़ शरीफ हमारा वज़ीर आज़म है, लेकिन वो इस तरह के हालात बनाएंगे कि ताकतवरों को भी शहबाज शरीफ ही कबूल हो और नवाज़ शरीफ डायरेक्टली कबूल ना हो। नवाज़ ग्रुप के लोग और उनसे वाबस्ता सहाफ़ियों का एक टोला कहता है कि ताकतवर तो नवाज़ शरीफ पे ठप्पे लगा चुके हैं और ताकतवरों और नवाज़ शरीफ की बल्ले बल्ले, लेकिन वो इस वक्त खुद कन्फ्यूजन में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें पिछले हुकूमत का हिस्सा थी, बेनिफिशरी थे, फ़ायदा उठाया, केसेस माफ़ करवाए, सब कुछ किया और आज अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें वो बराबर के शरीक हैं। जितने मर्जी वो चुनने काके बन जाएं, एक दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करें। पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड ये लिया था जिसका चले मैं क्रेडिट देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर उन्होंने रुकावट डाली थी और इस रुकावट में भी उनका अपना मफाद था कि एक इतना पॉपुलर शख्स जिसके पीछे अवाम खड़ी है, अगर उसे बैन कर दिया जाए, उसकी जमात को बैन कर दिया जाए, हम किस खेत की मूली है, हमसे तो अवाम पहले ही तंग है।
البتہ اس سب کے باوجود وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بھی مس کالز دیتے ہیں. اب ان پر طنز ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ سینیٹر عفنان اللہ جو نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں، انہوں نے کہا کہ بلاول کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اتنا کانفیڈنس کس چیز کا ہے. لیکن یہ بار بار مس کالز دیتے ہیں. اب بھی بلاول کہہ چکے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور عمران خان کے حوالے سے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشنز کے معاملے کے اوپر، 90 دن میں انتخابات کے معاملے کے اوپر. اس سب میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان چیزوں کو اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اور ریٹرک جو وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اسے ایک ٹول کے طور پر، ایک بارگیننگ کے طور پر استعمال کر سکتی ہے. ابھی ڈائریکٹلی یا کلیئرلی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت وہ کہاں پر کھڑے ہیں. وہ بھی مس کالیں دیتے رہتے ہیں عمران خان کا ڈراوا دے کے کہ ہم خان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں آپ کا خان کے ساتھ پھڈا ہے، آپ نے ہمیں نگلیکٹ کیا، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہمیں ایڈاپٹ کر لیں، ہمیں کیوں ایڈاپٹ نہیں کر لے. ذرا اسے اس لینس سے بھی دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم نے کل بات کہی کہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، سب کو تحریر کی تقریر کی اجازت ہوگی، الیکشن شیڈیول آنے دیں، سب کو جلسے بھی کرنے دیں گے، پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، اور پی ٹی آئی پر پابندی لگنی بھی نہیں چاہیے. ہم تو اس کے حق میں بھی نہیں ہیں، اور جو قصوروار ہوگا اس کے اوپر کارروائی ہوگی. میں 9 مئی کے واقعہ لوگوں کو دہشت گرد نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس کی انہیں سزا ملنی چاہیے. یہ تو خان صاحب بھی کہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی وکٹمائزیشن پر جو انہوں نے بات کی ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ناظرین کرام، طاقتور حلقے اس وقت ایک چیز جاتے ہیں جو واضح ہو چکی ہے، اور وہ ہے اکنامک سٹیبلٹی، اکنامک پراسپیرٹی. لیکن اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہے. اب بیک اینڈ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک جانب صدر مملکت سے دورانی صاحب جا کے ملے ہیں، مشرف دور میں وہ وزیر اطلاعات تھے، اور وہ طاقتوروں سے بھی اگلے کچھ دنوں میں ملاقات کریں گے. مزید 2-3 ملاقاتیں ہونی ہیں سیاسی کشیدگی میں کمی کے لیے. وہ بہت سی کوششیں اور کاوشیں ایک مرتبہ پھر شروع کر چکے ہیں. اب اس دوران عمران خان کے لیے صورتحال بدلتی جا رہی ہے. ایک جانب نگران حکومت سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی. نگران حکومت جو سوچ کے آئے تھے غالباً سر منڈاتے ہی انہیں اولے پڑے ہیں. ریلیف انہوں نے کیا دینا تھا، بجلی کی قیمت میں نیپرا نے اضافہ کر دیا ہے. جولائی کی ایڈجسٹمنٹ سپٹمبر میں آپ کو لگ کے آئے گی. تو اکانومی اتنی آسان نہیں ہے. ایک جانب پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اپنے فل فلیج اقدامات کر رہی ہے، اور پاکستان کی ملٹری قیادت اپنی طرف سے پوری کوششوں کے ساتھ ساتھ کریک ڈاؤن اور دیگر چیزیں بھی کر رہی ہے. پشاور کی کرنسی مارکیٹ سیل ہوئی، اس کے بعد افغانستان میں ریٹ ڈالر کا بڑھ گیا، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے اپنی اکانومی ٹھیک کر رہے تھے اسمگلنگ کروا کے. ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی اپنا کاٹ کے تو نہیں دے سکتا. اپنے ملک میں غیر قانونی کام کرواتے رہے اور اپنے ملک کا بیڑا غرق کرواتے رہے. بجلی چوری میں ایک ایم پی اے پکڑے گئے، ایک ایم این اے پکڑے گئے رنگے ہاتھوں. سب کو نشان عبرت بنائے. میں بار بار کہتا ہوں، اس میں اگر کوئی تگڑا سابق جرنیل یا بیوروکریٹ بھی ہے، کوئی بھی شخص ہے، چاہے ذخیرہ اندوزی میں، ڈالر کی سمگلنگ میں، بجلی چوری میں ملوث ہے، سب کو سزا دیں، ایگزامپل کریٹ کریں، اور قانون کو مکڑی کا وہ جالا نہ بننے دیں جس میں حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، جبکہ بڑے حیوان، بڑے جانور اسے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. سسٹم انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ اس امتحان میں کتنے یہ سرخرو ہوتے ہیں. اب ناظرین کرام، یہاں پر ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان کے لیے بہت سی چیزوں کے اندر ایک مرتبہ پھر سچویشن بدلتی جا رہی ہے. عمران خان کے لیے بہت سے معاملات کے اندر گرین سگنلز ہیں. اس ایکویشن میں دورانی صاحب کی کل کی ملاقات دیکھ رہا ہوں. اس ایکویشن کے اندر میں صدر مملکت کا اپنے عہدے پر طویل عرصہ رہنا لیکن انتخابات کی تاریخ دینے سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا دیکھ رہا ہوں. اس میں صدر مملکت کا ایک مرتبہ پھر کردار دیکھ رہا ہوں. نگران وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے، پھر پی ٹی آئی کا جو موقف آ رہا ہے، یہ سب کچھ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کا عمران خان کا ہم خیال بنتا بھی. اسے بھی اس ایکویشن میں جب ڈالیں گے تو پکچر ہمارے سامنے کلیئر ہوتی جائے گی، ہمارے سامنے منظرنامہ واضح ہوتا جائے گا. دوسری جانب وہیں یوں لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کے مائنس کا منصوبہ تھا اس کے اوپر بریک لگے گی، کیونکہ اکنامک پراسپیرٹی
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे आ नहीं सकती। वहीं दूसरी जानिब आसिम डॉक्ट्राइन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब वो ड्राइविंग सीट पर हैं, निगरान हुकूमत, SIFC का इजलास और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैसले, ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब अब नवाज शरीफ जो कि मसीहा बनते हैं, इसहाक डार जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ताकतवर बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि इन्हें ही लाना है, ये आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। इनके हामी सहाफ़ियों ने ये नैरेटिव बनाया कि शहबाज शरीफ को नहीं, नवाज शरीफ के चेहरे की खातिर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जेब में लेके अरब ममालिक बैठे हुए हैं। आर्मी चीफ ने ये बात वाज़ेह की कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि जो 25 अरब डॉलर आपने इन्वेस्ट करने हैं, 10 अरब मैंने कोई नहीं वापस करने, मैंने पाकिस्तान के ज़खायर में रख लेने हैं। तो फिर नवाज शरीफ इस इक्वेशन में कहाँ पे हैं? नवाज शरीफ के हवाले से वो जो एक फेक नैरेटिव बनाया जाता था कि सब कुछ उन्होंने करना है, उनके मुंह पर पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट आ जानी है, वो इसके बगैर ही आ रही है। कहा जा रहा है कि 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान की कितनी ही पिछली दहाइयों में कलेक्टिवली इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अगर आ जाती है तो नवाज शरीफ की ज़रूरत कम अज़ कम इस एस्पेक्ट में जो इनके हामी सहाफ़ी एक नैरेटिव बना रहे हैं माइनस हो चुकी है। अब इसहाक डार के हवाले से कहा जाता है बड़ी बेहतरीन पॉलिसीज़ थी। अलबत्ता करेंसी एक्सचेंज के हवाले से एक ऑर्डिनेंस, एक एक्ट ये लाए थे जिसके तहत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर गया। अब उस पैसे का फ़्लो पाकिस्तान में नहीं रहा। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर एक नई पॉलिसी लाई जा रही है, एक नया इनिशिएटिव लाया जा रहा है, एक नया डॉक्ट्राइन है जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ठीक कर रहा है, उसमें नवाज शरीफ और इसहाक डार का वो जो एक कानून था, वो जो एक उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को ख़त्म किया जा रहा है, उस पॉलिसी को रिवर्स किया जा रहा है कि उसे इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। पैसे की सर्कुलेशन मुल्क के अंदर नहीं रही। जब पैसे की सर्कुलेशन मुल्क के अंदर नहीं रहेगी फिर पैसा, रुपया तो नीचे जाएगा, रुपया तो ज़मीन बोस होगा। और नवाज शरीफ की इकोनॉमिक पॉलिसी, डार की इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो उनके दौर में एक फ़ैसला हुआ था, उसका रिवर्सल इस वक्त जब ड्राइविंग सीट पर एवरीवन नोज़ के कौन है इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, ये भी एक क्लियर मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है कि एक पहला नतीजा इस चीज़ का आ गया है और सबके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है। पता नहीं कि ये लीड किस चीज़ पे करता है, ये पॉलिटिकल यूनिटी पे जाके लीड करती हैं बातें या कहाँ पे जाकर रुकती हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये फैसला हो चुका है, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ और नवाज शरीफ के लिए ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा धचका है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।